नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के स्टैटिक एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है आस्था श्रीवास्तव। आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं को देखते हुए आप लोगों के रिवीजन के काम को आसान बनाने के उद्देश्य से पिछले साल की तरह इस साल भी हम लेकर आए हैं स्टैटिक एमसीक्यूज। इस कार्यक्रम में हम सप्ताह के 7 दिन जीएस फर्स्ट पेपर के अलग अलग विषयों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के स्टैटिक एमसीक्यूज को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। वेस्ट नाइल वायरस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, वेस्ट नाइल वायरस एक मच्छर जनित आरएनए वायरस है। दूसरा, ये ऐसे वायरस से संबंधित एक फ्लेवी वायरस है जो जापानी एन्सेफेलाइटिस और पीले बुखार का कारण बनता है। तीसरा, पक्षी इस वायरस के भंडार मेजबान है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी 1, 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। वेस्ट नाइल वायरस एक मच्छर जनित सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ये वायरस से संबंधित एक फ्लेवी वायरस है जो सेंट लुइस एन्सेफेलाइटिस, जापानी एन्सेफेलाइटिस और पीले बुखार का कारण बनता है। मच्छरों की क्यूलैस्क प्रजाति संचरण के लिए प्रमुख वाहक के रूप में कार्य करती है। ये संक्रमित मच्छरों द्वारा मनुष्यों और जानवरों के बीच और पक्षियों सहित जो वायरस के भंडार मेजबान हैं के बीच फैलता है। मच्छर तब संक्रमित हो जाते हैं जब वे संक्रमित पक्षियों को खाते हैं, जो कुछ दिनों के लिए उनके खून में वायरस फैलाते हैं। वायरस अंततः मच्छर की लार ग्रंथियों से चला जाता है। बाद में जब मच्छर काटते हैं तब वायरस को मनुष्यों और जानवरों से इंजेक्ट किया जा सकता है, जहाँ ये गुणित हो सकता है और संभवतः बीमारी का कारण बन सकता है। लेते हैं आज का दूसरा सवाल। CRISPR तकनीक निम्नलिखित में से कौन से लाभ प्रदान करती है? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, रोगों को ठीक करने के लिए आनुवांशिक जानकारी को ठीक करना। दूसरा, शारीरिक विकृतियों को रोकना। तीसरा, कॉस्मेटिक संवर्धन का उत्पादन करना। नीचे दिए गए ऑप्शंस का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करिए। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी 1, 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। विकसित होने के 10 वर्षों में CRISPR नामक जीनोम संपादन तकनीक ने लगभग असीमित क्षमता प्रदान करना शुरू कर दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रौद्योगिकी जीवित जीवों के आनुवांशिक कोड को संपादित करने के लिए एक सरल लेकिन उल्लेखनीय रूप से कुशल तरीके को सक्षम करती है। इस प्रकार बीमारियों को ठीक करने, शारीरिक विकृतियों को रोकने या यहाँ तक कि कॉस्मेटिक संवर्धन का उत्पादन करने के लिए आनुवांशिक जानकारी को सुधार करने की संभावना को खोलती है। लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उपकरणों में शामिल है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, नैनो कीटनाशक और नैनो उर्वरक। दूसरा, नैनो बायोस्टिमुलेंट के साथ साथ मृदावर्धक। तीसरा, नैनो जैव प्रौद्योगिकी। नीचे दिए गए ऑप्शंस का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करिए। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 2 और 3 या फिर डी 1 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1, 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। कृषि के लिए नैनो बायोटेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में कृषि पद्धतियों में काफी संभावनाएं हैं। कृषि क्षेत्र में पहचाने जाने वाले प्रमुख क्षेत्रों में खाद्य संरक्षण और विषाक्तता, नैनो कीटनाशक और नैनो उर्वरक, नैनो बायोस्टिमुलेंट के साथ साथ नैनो सक्षम प्रौद्योगिकियों और अजैविक तनाव प्रबंधन के माध्यम से मिट्टी बढ़ाने वाले शामिल हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग फसल सुधार, कृषि में ऊर्जा निदान और संवेदन के लिए नैनो बायोटेक्नोलॉजी आधारित समाधानों के विकास के लिए निरंतर सहायता प्रदान करने में भी लगा हुआ है। लेते हैं आज का चौथा सवाल। कार्बन डेटिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, कार्बन डेटिंग का उपयोग निर्जीव वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए भी किया जा सकता है। दूसरा, 40,000 से 50,000 वर्ष से अधिक की चीजों की आयु कार्बन डेटिंग के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती। उपरोक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी केवल 2। व्याख्या देख लेते हैं।
कार्बन डेटिंग को सभी परिस्थितियों में लागू नहीं किया जा सकता है। विशेष रूप से इसका उपयोग निर्जीव चीजों की आयु निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता। साथ ही कार्बन डेटिंग के माध्यम से 40,000 से 50,000 वर्ष से अधिक की आयु का पता नहीं लगाया जा सकता है। निर्जीव वस्तुओं की आयु की गणना करने के अन्य तरीके हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग का उपयोग कुछ निश्चित परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष तरीके से भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हिमनदों और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के कोर की उम्र कार्बन डेटिंग का उपयोग करके बड़ी बर्फ की चादरों के अंदर फंसे कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का अध्ययन करके निर्धारित की जाती है। फंसे हुए अणुओं का बाहरी वातावरण से कोई संपर्क नहीं होता है और वे उसी स्थिति में पाए जाते हैं जब वे बर्फ में दब गए थे। अब लेते हैं आज का आखिरी और 5वां प्रश्न। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले ब्लैक फंगस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ब्लैक फंगस एक दुर्लभ और घातक फंगल संक्रमण है जो म्यूकोर्मिसेट्स नामक मोल्डों के समूह के कारण होता है। दूसरा, ये प्रकृति में जूनोटिक है। तीसरा, ये अक्सर साइनस, फेफड़े, त्वचा और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। उपरोक्त में से कौन सा अथवा कौन से कथन सही हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 1 और 3 या फिर डी 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी यानी 1 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकोर्मिकोसिस भी कहा जाता है, एक दुर्लभ और घातक फंगल संक्रमण है जो म्यूकोर्मिसेट्स नामक मोल्डों के समूह के कारण होता है। यह अक्सर साइनस, फेफड़े, त्वचा और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये मोल्ड पूरे वातावरण में रहते हैं और पर्यावरण से इनहेलेशन, इनोक्यूलेशन या फिर बीजाणुओं के अंतर्ग्रहण के माध्यम से संचरित होते हैं। ये लोगों के बीच या लोगों और जानवरों के बीच नहीं फैलता है, इसलिए ये जूनोटिक नहीं है। तो ये था आज का स्टैटिक एमसीक्यूज कार्यक्रम। कल हम एक नए विषय के स्टैटिक एमसीक्यूज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।